तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय रीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य चैप्टर को पढ़ेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी लेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश के बारे में जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है, जैसे कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के माध्यम से कैसे कि अर्थशास्त्र की पुस्तक इंडिका, मुद्रा राक्षस और जैन और बौद्ध ग्रंथ के माध्यम से। पुरातात्विक में क्या है कि अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और रुद्र दामन अभिलेख के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। मगध का उत्कर्ष। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और का से कण्व वंश और सात से सातवाहन वंश। मौर्य साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और एक विस्तृत राज्य की स्थापना की थी। उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम से हिंदू कुश पर्वत तथा पश्चिम से अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मौर्य साम्राज्य के शासक। मौर्य साम्राज्य के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रप्ति, शालिशुक, देववर्मन, शतधन्व, बृहदत्त। ये कौन थे? ये मौर्य साम्राज्य के शासक। चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके ये मगध के राजा बने। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए नाम। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त को क्या क्या नाम दिए थे? तो प्लूटार्क, एंडोकोट्स, जस्टिन ने क्या दिए? क्रेसेंडोकोट्स। 1793 में सर विलियम्स जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था तथा जल सेनापति कौन था? नियाकर्स था। चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व से सेल्यूकस निकेटर के मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी पुत्री कार्नोलिया हेलेना से विवाह कर लिया। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में सलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। इसकी माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस ने 2 वस्तुएं, मीठी शराब तथा अंजीर तो भिजवा दिए, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता।
बिंदुसार बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तब फिर बिंदुसार ने अपने बेटे छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोहों को दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़े ही क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबा दिया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अब अशोक मगध के सिंहासन पर बैठ गया। अब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। पर कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी थी। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने आजीव संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। पहली क्या है, ब्राह्मी लिपि। ये अभिलेख भारत में मिलते हैं। दूसरा है खरोष्टी लिपि, ये पाकिस्तान में मिलते हैं। तीसरा है अरमाइक लिपि, ये अफ़गानिस्तान में मिली है। और चौथा है ग्रीक लिपि, ये अफ़गानिस्तान की उत्तरी सीमा से मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। पहली सफलता किसने? 1837 में जेम्स प्रिंसेप को ने पढ़ा था। उसने सफलता पाई थी उनको पढ़ने में। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी मतलब देवताओं को पसंद लिखा है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की नेदर तथा उदय गोलान अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। अशोक की धम्म यात्रा। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाने में इसे ही धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे, व्यक्ति दास एवं सेवकों के प्रति उदार रहे, व्यक्ति जो जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। अशोक ने क्या कहा कि व्यक्ति को उदार होना चाहिए और जीने देना चाहिए। व्यक्ति को समाज में रह करके एक दूसरे की मदद करना चाहिए और जीने दे का पालन करना चाहिए। अशोक के चतुर्थ अभिलेख। प्रथम शिलालेख, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया और पशुबलि की निंदा की गई है। द्वितीय में क्या है, द्वितीय शिलालेख, इसमें मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा की भी चर्चा है। तृतीय शिलालेख में इसमें अशोक ने 3 अधिकारी राजक, युक्तक तथा प्रदेशक को चर्चा की है जो धम्म के प्रचार के लिए थे। चतुर्थ है शिलालेख, इसमें भौरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्म घोष बौद्ध की नीति की चर्चा की गई है। 5वां है शिलालेख, इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। 6वां है शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं।
और 7वां है शिलालेख। इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। ये सबसे बड़ा शिलालेख है। 8वां शिलालेख, इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है जो इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। राज्याभिषेक के 10 वर्ष गया और राज्याभिषेक के 20 वर्ष कहाँ बिताए? लुम्बिनी में। तो 9वां अभिलेख क्या, इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन है। 10वां अभिलेख में राजा व अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां है धम्म की व्याख्या। 12वां है, इसमें स्त्रियों की स्थिति के सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा है। 13वां है, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। और 14वें में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? तो शुल्काध्यक्ष, व्यापार से प्राप्त कर चुंगी एकत्रित करना। पौतवाध्यक्ष, माप तौल के माप में नियंत्रित करने वाला। सूत्राध्यक्ष, वस्त्रोद्योग मंत्री। सूनाध्यक्ष, बूचड़खाने चर्मोद्योग का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का अध्ययन। अश्वाध्ययन, घोड़ों की देखभाल करने वाला। हस्ताध्यक्ष, हाथियों की देखभाल करने वाला। अकाराध्यक्ष, खान मंत्री। शीताध्यक्ष, कृषि विभाग। ये थे प्रमुख अध्यक्ष। अब हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल और 30,000 अश्वारोही, 9,000 गज सेना और 8,000 रथ सेना थी। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए अलग एक विभाग था। इस विभाग में 30 सदस्य थे। उच्च अधिकारियों को महामात्रा कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार के युद्ध करना चाहिए। जैसे पहला है प्रकाश युद्ध, आमने सामने का युद्ध। दूसरा है कूट युद्ध, चालाकी तथा छलबाजी से युद्ध। और तीसरा है तूछड़ी युद्ध, अप्रत्यक्ष युद्ध, शत्रु राज्य में गृह युद्ध छिड़वा देना। ये हुआ 3 युद्ध हुए। हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मेगास्थनीज ने चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया था, किंतु उनमें उसने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। तो वो 7 वर्ग कौन से हैं? तो पहला है दार्शनिक, इसके अंतर्गत पुजारी, भिक्षु तथा विद्वान आदि आते हैं। दूसरा है कृषक, किसान। मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में कृषकों की संख्या सर्वाधिक बताई। तीसरा है पशुपालक, ये पशुपालन का कार्य करते थे। चौथा है व्यापारी, शिल्पी, ये अधिकांशतः नगरों में निवास करते थे। 5वां है सैनिक, समाज में किसानों के बाद सैनिक सर्वाधिक संख्या में थे। छठा है निरीक्षक, ये समाज व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। 7वां समाज में इसके अंतर्गत शासक वर्ग आता था। मौर्यकालीन वास्तुकला कैसी थी? तो पहला मौर्यकालीन काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे जो वर्तमान पटना में मिले हैं। दूसरा है मौर्य काल में पत्थर में कुशल कारीगरी होती थी। तीसरा, अशोक के मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया जो सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह पर रखा गया जो अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक यू।